मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम परीक्षा को अब सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। वैसे तो आप सबको पता है कौन सी किताबें पढ़नी है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि शुरुआत करें तो कैसे। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज़ के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एथिक्स, उसके ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, मेंस की भी। तो कौन सा सब्जेक्ट पहले ख़त्म करूँ, रोज़ कितना वक्त निकालूँ। मतलब एक डेली स्टडी प्लानर होना चाहिए। इन सब में आपकी मदद करने के लिए मैं मृणाल पटेल इस बुधवार 23 दिसंबर रात 10 बजे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल क्लास का आयोजन कर रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 22 दिसंबर ट्यूसडे के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें कौन सी लगी। पेज 1, इंग्लैंड में कोरोना वायरस के अंदर म्यूटेशन हो गया है जिसका नाम है SARS-CoV-2 वायरस और उसमें म्यूटेशन का नाम है N51Y। अब इसके चलते ये जो नया संक्रमण है वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, पहले से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसलिए भारत ने इंग्लैंड से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, फ्लाइट बैन। अब स्वाभाविक है अगर ऐसा होगा तो इंडिया इंग्लैंड के बीच जो ट्रेडिंग होता होगा, जो पैसेंजर का ट्रैफिक होता होगा, उन सब में कमी आएगी। तो एयरलाइन कंपनियों के प्रॉफिट में कमी आएगी, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें कमी आएगी। तो उस हिसाब से शेयर इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों के शेयर्स बेच के भागना शुरू करेंगे, तो शेयर बाजार में भी गिरावट आएगी। तो ये सब चीज़ें तो स्वयं स्पष्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने बस अपने पेजेस भरने के लिए फ्रंट पेज पे भी बड़ा सा न्यूज़ दिया है, फिर एक्सप्लेन सीरीज़ में भी बड़ा सा इसका एक्सप्लेन बनाया और फिर वापस इकोनॉमी में वापस एक्सप्लेन सीरीज़ की क्यों शेयर मार्केट 3% गिर गया। तो 3000 वर्ड्स का ये 2 लाइन की चीज़ है, उसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। पेज 1 पर दूसरे समाचार, वही किसानों की प्रोटेस्ट के बारे में। नॉन आईएएस एग्ज़ाम में पर्सन इन न्यूज़ के लिए मोतीलाल वोरा, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के गवर्नर और बाद में राज्यसभा के एमपी काफ़ी समय तक रहे और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर यानी खजांची थे, उनका देहांत हुआ। ऐसा ही पर्सन इन न्यूज़ में भारतीय मूल का कोई नौजवान करम सिंह, जो ब्रिटेन में ब्रेक डांस का बहुत माहिर खिलाड़ी है और वो पेरिस के ओलंपिक में ब्रेक डांस में हिस्सा लेगा। भाई ये समाचार अपने लिए काम के नहीं, पहले तो उसको इनाम जीतने दो, फिर नॉन आईएएस एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट बनता है। पेज 2 अनुसंधान कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज कुछ नहीं। पेज 4 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में गुजरात में आजकल एक नया रोग आतंक फैला रहा है जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। ये एक प्रकार का फंगल डिजीज़ है, हालांकि नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब वो संचारी नहीं, गैर संचारी है, एक दूसरे को संक्रमण नहीं होता। लेकिन इसकी जो फंगस होती है उसको अगर आप छू ले या आप उसके टच में आ जाए तो फिर आपको हो सकता है। इस म्यूकर माइकोसिस रोग में मॉर्टालिटी रेट नियरली 50% है कि जो होता है उसको उसमें से आधे लोग मर जाते हैं। चेहरे के किसी एक भाग पर सूजन आ जाती है और जिसको कोरोना हुआ है उसको ये संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा है। खैर, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या तैयार करना है। म्यूकर माइकोसिस ये क्या है? वायरस डिसीज़ नहीं है, बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, ये फंगल डिसीज़ है और नॉन कम्युनिकेबल मतलब गैर संचारी है। टीबी जैसा नहीं कि एक आदमी ने खांसी खाई और दूसरे को हो जाए। फिर हम चले पेज 5, इंडिया और वियतनाम की वर्चुअल समिट। कुछ दिन पहले याद करो इंडिया और बांग्लादेश की वर्चुअल समिट हुई थी, तो आजकल प्राइम मिनिस्टर मोदी सभी देशों के साथ ऐसी समिट्स कर रहे हैं। तो क्या हमने हमारा काम धंधा छोड़ के इसमें 1-1 घंटे की वीडियो देखनी चाहिए? जवाब है नहीं। कुछ कीवर्ड्स याद रहने चाहिए, कुछ भी पूछे वही छाप देना है। सबसे पहला कीवर्ड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी ये पूर्वीय देशों की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिर दूसरा बोल बच्चन कीवर्ड है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। साउथ चाइना सी में ये इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान वगैरह देश, उनका कुछ कहना है कि हमारी ये चीज़ है और चाइना बोलता है नहीं हमारी है, और उसका बॉर्डर डिस्प्यूट, और उसमें भारत भी इन सब लोगों की मदद करता है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। फिर अब समंदर का ही नाम लिया है तो मैरी टाइम सिक्योरिटी, समंदर से आती है सुनामी तो डिजास्टर मैनेजमेंट, समंदर में होती है नेवी तो जॉइंट नेवी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री का नाम लिया है तो आतंकियों का नाम लेते हैं, तो टेरर फाइनेंस, नारकोटिक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर लास्टली ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज। बस तो यही बोल बच्चन, कोई भी इंडोनेशिया नहीं कि वियतनाम होता कि मलेशिया होता तो क्या नया उखाड़ लेते, बस यही चीज़ें लिखते। और खींच के कुछ याद आए तो भारतीय डायोस्पोरा वहाँ पर है उनका और हम उत्थान करें, ऐसी कुछ बात लिख देते। तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, पूरा दिन इसमें घुस मत जाओ। इतने कीवर्ड्स पर थोड़ा थोड़ा भी लिखो तो आराम से अपने 250 वर्ड्स का जवाब हो जाता है। सो दैट वाज पेज 5। उसके बाद चले पेज 6 कॉलम्स। कॉलम में भी इंटरनेशनल रिलेशन को जारी रखते हुए
सी राजा मोहन की कॉलम। कुछ दिनों पहले उन्होंने लिखा था इंडिया और मिडल ईस्ट के रिश्तों के बारे में। फिर उन्होंने क्लाइमेट डिप्लोमेसी, टेक डिप्लोमेसी के बारे में लिखा था। अभी आज उन्होंने लिखा है इंडिया और यूरोप के रिश्तों के बारे में। राजा मोहन ने पाया कि ये डोकलाम और दूसरे बॉर्डर इशू के चलते इंडिया यूएसए के साथ और करीब आ गया ताकि चाइना को काउंटर करने में मदद मिले। और डोनाल्ड ट्रंप को भी मज़ा आता था क्योंकि आप जानते हैं उनको चाइना से बहुत ही नफरत थी। हालांकि अब नए प्रेसिडेंट जो बिडेन आने वाले हैं और चीन ने भी जो बिडेन को पहले से ही कहा कि हम क्लाइमेट चेंज पर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, अगर आप कहते हैं कि इतना ग्रीन हाउस एमिशन कम करने वाले तो हम भी कटौती करने की लिए राज़ी होने को तैयार हैं। ट्रेड रिलेटेड मसलों को भी सुलझाया जाएगा, प्रोटेक्शनिज्म कम किया जाएगा। तो हो सकता है कि चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से बहुत ज़्यादा सुधर जाएं। तो फिर अमेरिका भारत को अपनी गोद में बिठा के रखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया ने अपना नया फेसबुक फ्रेंड ढूंढना होगा। और वो हमें किधर मिल सकता है? दूसरे शक्तिशाली देश कौन से? भाई यूरोप में आपको मिलेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो हमने उनके साथ रिश्ते बेहतर करने की ज़रूरत है। हालांकि भारत की क्वोटिडियन डिप्लोमेसी, अंग्रेज़ी में क्वोटिडियन शब्द का मतलब है डे टू डे रूटीन डिप्लोमेसी। हाँ, तो हमारी ऐसी क्वोटिडियन डिप्लोमेसी में, डे टू डे डिप्लोमेसी में हमारा जो देखने का नज़रिया था वो कुछ ऐसा था। बाइपोलर कोल्ड वॉर डायनामिक्स। बाइपोलर मतलब दो ध्रुव वाला, कोल्ड वॉर मतलब आप जानते हैं रशिया और अमेरिका के बीच। तो बस हम ऐसा है कि या तो रशिया की गोद में बैठ सकते हैं या अमेरिका की गोद में, या दोनों से अलग रह के नॉन अलाइनमेंट की पीपूड़ी बजा सकते हैं। और दूसरी हमारी रेगुलर डिप्लोमेसी का एक फोकस रहता था नॉर्थ साउथ फ्रेमवर्क। नॉर्थ साउथ फ्रेमवर्क मतलब पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण ऐसा नहीं, लेकिन नॉर्थ मतलब सभी डेवलप कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह, और साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत, चीन वगैरह। तो नॉर्थ साउथ फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम हमेशा ये कहेंगे कि नहीं, हम बहुत गरीब हैं तो हमें अपने किसानों को सब्सिडी देने दो, अगर अमेरिका से माल आएगा हम उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी अमेरिका की ज़्यादा है, भारत और चीन अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। जो भी बातें की जाती हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमको इंडियन आइडल बना दो, वो सारी चीज़ें होती है नॉर्थ साउथ फ्रेमवर्क में। तो राजा मोहन का कहना है कि भाई ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं, बाइपोलर, कोल्ड वॉर डायनामिक, नॉर्थ साउथ फ्रेमवर्क, अभी हमने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, यूरोप के नेताओं ने भी अपना दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन ये सब सोचने लगे अब से हमने बड़ा भाई नहीं बनना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने जगह बना दी जहाँ पर अमेरिका वो बड़ा भाई बन गया। चाहे वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का मसला हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में रशिया का ऑक्यूपेशन और वहाँ लादेन को जाके तालीम देनी हो, चाहे वियतनाम जहाँ पर कम्युनिस्ट बैक वियतनाम चाइना की और रशिया की तरफ से, और नीचे अमेरिका ने अपनी तरफ से वियतनाम के सदर्न हिस्से को प्रमोट किया, या फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एटॉमिक हमले के बाद जापान की इकोनॉमी को वापस खड़ा करना हो। इन हर एक जगह पर यूरोपियन लीडर्स ने अपने पांव पीछे रखे कि अमेरिका को ये सब देखने दो, एशियन जियोपॉलिटिक्स इज़ अमेरिकाज बर्डन। लेकिन धीरे धीरे चाइना वो खुद अब बड़ा भाई बन रहा है। वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के अंतर्गत वो अलग अलग छोटे छोटे देशों को ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देकर अपनी पूरी जाल फैला रहा है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका अकेला चीन के इस प्रभाव को रोक नहीं सकता। यूरोप के लीडर्स ने भी एशिया में और दखल देने की ज़रूरत होगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत यूरोप के देशों के साथ और रिश्ते बेहतर करे। हालांकि फ्रांस के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे ही हैं, लेकिन इंग्लैंड के साथ ब्रेग्जिट होने के बाद अब इंग्लैंड खुद से भी और डिप्लोमेटिकली एक्टिव हो गया। इनके साथ हमने और एंगेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को अपनी 26 जनवरी की परेड में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, वगैरह वगैरह। तो यही सब बोल बच्चन उन्होंने किया है। आप पढ़ सकते हैं ताकि वोकेबुलरी, शब्द भंडोल हमारा बेहतर हो, इंग्लिश में हम बेहतर इसे लिख सकें। इसके बाद पेज 6 में बाकी जितने कॉलम है उसमें कुछ भी काम का नहीं है। वही सब नेपाल के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, हाथरस रेप, धर्म परिवर्तन के कानून, लव जिहाद, क्रिकेट में हम कम रनों में ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गए, वही सब जारी है। फिर हम चले पेज 7। कल भी मैंने आपको बताया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसमें पाया गया कि भारत के बच्चों में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन पहले से बड़ा है। और जब भी इंडियन एक्सप्रेस के पास अब लिखने के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा तो वो उसी डेटा पर कॉलम चलाते रहेंगे। आज उसी सीरीज़ में भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन भी कूद पड़े। हालांकि उन्होंने बातें कुछ नई लिखी हैं तो हम उसे पढ़ते हैं। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा आता है कि इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, पॉवर्टी, हंगर। सुब्रमण्यम ने पाया कि न्यू वेलफेयरिज्म मतलब कल्याण,
कल्याणकारी जो नीतियाँ और योजनाएं सरकार की होती हैं और उसमें नवीन कल्याणकारी योजनाएं या नीतियाँ वो पहले से कैसे अलग है। मतलब कि मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियाँ या योजना किस प्रकार की होती है। वहाँ पर टेंजिबल गुड्स आर प्रोवाइडेड। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर दिया जाए, आपके घर में स्वच्छ भारत के अंतर्गत टॉयलेट बनाया जाए, दीनदयाल ग्राम ज्योति या सौभाग्य योजना के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन और वहाँ बिजली का मीटर लगाया जाए जिसकी मदद से बल्ब जुड़े हों। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में लाइट है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए जाएँ। फिर अटल भूजल योजना वगैरह करके पानी की व्यवस्था हो। पीएम किसान योजना जहाँ पर किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु वगैरह राज्यों में उनकी सरकारों द्वारा विद्यार्थियों को साइकिल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह दिया जाए। तो ये सब क्या है? सब्सिडाइज टेंजिबल गुड्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? जब भी इलेक्शन जीतना हो तो आप कन्विंस कर सकते हैं और वोटर्स को भी याद आता है हाँ मेरे घर में ये सब सामान है। उसके विपरीत हम बात करें इनटेंजिबल गुड्स जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, वो ऐसी चीज़ें या तुरंत तो दिखती नहीं या फिर उसमें हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट भी करें तो बहुत सालों बाद उसकी पॉजिटिव इफेक्ट दिखती है। अगर सरकार प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर भी करे तो क्या पेरेंट को पता चलेगा? गरीब पेरेंट क्या रोज़ तो अपने बच्चे की मार्कशीट या कुछ देखने वाला है नहीं। वो तो बड़ा होकर अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बन जाए तो बोल सकते हैं हाँ कि एजुकेशन बहुत बेहतर था। सिमिलरली हेल्थ, अगर सामान्य किस्म का कुपोषण हो तो वो तो मतलब कि हाँ सभी लोग पतले हैं या सभी लोग कमज़ोर दिखते हैं। बहुत ज़्यादा खराबी हो जाए तब तक वो पता नहीं चलता। इसलिए एजुकेशन, हेल्थ की क्वालिटी, ये सब इनटेंजिबल गुड्स हैं। इसमें सरकार निवेश भी करे तो चुनाव में जाकर वो उसको सेल आउट नहीं कर सकते, देखो हमने ये करवाया। जिस तरह आप बोल सकते देखो हमने आपको 3 सिलेंडर फ्री में दिलवाए हैं। देयरफॉर माल न्यूट्रिशन वगैरह समस्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार का इन पर उतना सीरियसली ध्यान होता नहीं है। फिर अरविंद सुब्रमण्यन ने पाया कि इस प्रकार का न्यू वेलफेयरिज्म सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं। पोलैंड, हंगेरी और तुर्की की पॉलिटिकल पार्टी भी ये जो बीजेपी टाइप का ही कर रही हैं, जहाँ पर नंबर 1 आइडेंटिटी या रिलीजन बेस्ड राइट विंग पॉलिटिक्स, मतलब वो हिंदू मुस्लिम टाइप का उनके जो अपने धर्म में वो चलाते हों। दूसरा सब्सिडाइज टेंजिबल गुड्स, मतलब ऐसा ही फ्री सिलेंडर ले लो, फ्री टैबलेट, लैपटॉप ले लो और उनकी मदद से उनको इलेक्शन सक्सेस मिल रहा है। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए सोचने की चीज़ और अपना मेंस पेपर 2 इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड हंगर में सोचने की चीज़। हालांकि इसमें कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू मुस्लिम टाइप का लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली बोल सकते हैं कि कैसे टेंजिबल गुड्स आर प्रोवाइडेड फॉर विनिंग इलेक्शंस, जिसके चलते ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ वगैरह जो इनटेंजिबल है उस पर शायद सरकारों का ध्यान, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का ध्यान कम रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। पेज 7 पर ये थी पहली कॉलम। दूसरी कॉलम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुछ 100 वर्ष पूरे हुए उसके बारे में, लेकिन सिवाय कि आपने वहाँ से पढ़ाई की हो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि वो बीच में जो आता है स्पेक्ट्रम में एक चैप्टर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो कौन से मुस्लिम लीडर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी वगैरह 2-3 चीज़ याद होनी। तीसरा कॉलम है कि कैसे कार्नेटिक म्यूज़िक के सब सिंगर्स वो लॉकडाउन के चलते वर्चुअल मोड में आ रहे हैं लेकिन कुछ काम का नहीं। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 पे भी सब सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 10 पे डिफेंस के साथ जुड़े हुए कुछ समाचार। इंडियन नेवी ने स्टोबार सिस्टम, स्टोबार मतलब शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ये ऐसा है कि जो पानी में अपना नेवी का जहाज होता है वहाँ से एरोप्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग करने की मैकेनिज्म। इच्छा हो तो यूट्यूब पे उसका वीडियो देख लेना, स्टोबार। अमेरिकी कंपनी बोइंग और उसके सुपर हॉर्नेट नाम के हवाई जहाज ने ये टेस्ट क्लियर किया है, तो हो सकता है बाद में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में इसको यूज़ किया जाए। S-400 मिसाइल्स, S-400 मिसाइल्स रशिया ने बनाए हैं। तुर्की ने ये खरीदे तो अमेरिका ने तुर्की पर कुछ सैंक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना शुरू किया है। तो रशिया ने इस पर यह कहा है कि फिर भी इंडिया के साथ हमारी डील हुई है तो इंडिया को तो हम मिसाइल बेचने ही वाले हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका क्या करने वाला है। इसके अलावा पेज 10 पर सब पॉलिटिक्स, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी तू मैं जारी है जो कुछ काम का नहीं। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ भी काम का नहीं है। एक तो इंग्लैंड में ये वायरस का नया म्यूटेशन पाया गया, उसकी लंबी चौड़ी 3000 शब्दों की शायद उसने एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई, भाई इतना काम का नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पृथ्वी पर आता है, उसके चलते कोविड इन्फेक्शन पर क्या असर होती है, भाई इतनी भी बारीक चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछता है, छोड़ो इसको। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कांग्रेस और शिवसेना और बीएमसी पोल के बारे में जो हमारे लिए काम की नहीं। पेज 12 पे चले इंटरनेशनल समाचार। अमेरिका का एक स्टेट है हवाई। हवाई के अंदर एक वॉल्केनो है जिसका नाम है किलायुइया, उसमें अभी ज्वालामुखी फटा, वो समाचार प्लेसिस इन न्यूज़। इंटरनेशनल समाचार में मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आप जानते हैं बहुत सारे वर्कर्स
माइग्रेट करके काम करने को जाते हैं, जैसे ये यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह। पता चला धीरे धीरे ये फॉरेन माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि उनकी स्थानिक पॉपुलेशन अब माइनॉरिटी में आ गई है। तो अलग अलग देश की सरकारें काफ़ी समय से सोच रही थी कि ये फॉरेन वर्कर्स की एंट्री को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उस पर कुछ क्वोटा सिस्टम लगाते हैं। तो पता चला यूएई में ऐसी कोई सिस्टम उन्होंने सीक्रेटली शुरू ही कर दी है कि जहाँ पर पाकिस्तान से आने वाले फॉरेन माइग्रेंट वर्कर्स के वीज़ा ही वो रद्द कर देते हैं, उसको एंट्री नहीं देते। हालांकि मीडिया में तो बोलते हैं कोरोना के चलते अब पाबंदी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके दो कारण हैं। पहला कि लोकल पॉपुलेशन के सामने बाहर के लोगों की आबादी बहुत बढ़ नहीं जाए, और दूसरा कारण कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि यूएई और इजराइल के रिश्ते अब बेहतर होने लगे हैं और इजराइल का हमेशा दबाव रहता है कि ये सिक्योरिटी और आतंकवाद और ये सब से लड़ो, तो शायद उसके चलते भी पाकिस्तान से आने वाले लोग और वो वापस जाते हैं और ये जो पूरी एक टेरर की लिंक होती है उसको काटने की ये कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस और समाचार में कुछ CIA टाइप की, जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें, कि जैसे रशिया में विपक्ष के नेता को पुतिन ने जहर दे के मारने की कोशिश की थी, या वो लीबिया के लीडर गद्दाफी का कोई आदमी, उसने अमेरिका में बॉम्बिंग की कोशिश की थी। ये सब एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। फिर आता है पेज 13 इकोनॉमी, जिसमें आज कुछ भी काम का नहीं है। एक तो इंग्लैंड में ये कोरोना का नया म्यूटेशन वाला वायरस पता चला, तो ट्रैवल बैन लग रहे हैं, जिससे शेयर बाजार 3% गिर गया। ये तो लॉजिक की बात है। अब इसमें भी इसने तो करीब 300 शब्द की कॉलम बनाई है, एक्सप्लेन सीरीज काम की नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जो लोन दिए थे, आरबीआई ने कहा उन सब का वापस से ऑडिट करो, तो उसमें बहुत सारे कांड दिखेंगे, ऐसा कुछ चिंता जताई गई है, लेकिन काम की नहीं। पावर मिनिस्ट्री, ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 कि बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार क्या होंगे, 24/7 बिजली मिलनी चाहिए, उनकी कोई कंप्लेन हो उसका जल्दी से निपटारा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर इसमें से तो अभी MCQ बनाने हो तो वन लाइनर टाइप के ही बन सकते हैं कि कौन से मंत्रालय ने नोटिफाई किया। तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नोटिफाई नहीं किया, पावर मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड IBC, अगर किसी व्यक्ति या कंपनी ने बिजनेस लोन लिया है, वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो तरीका हो सकता है कि एक सरफायसी कानून है जिसमें बैंक वाले उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लें और उसकी नीलामी करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि मांडवाली हो जाए, आर्बिट्रेशन, जिसके लिए होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कि जहाँ पर ये बैंक, NBFC और लेंडर्स जाके कंपनी लॉ की ट्रिब्यूनल में शिकायत करेंगे। फिर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ऐसा एक फ्रीलांस पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे होता है फ्रीलांस, ऐसा ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो नियुक्त होगा और वो बैंक NBFC वाले एक तरफ, ये अपना जो बोरोवर है दूसरी तरफ, आपस में कुछ मध्यस्थता कराएगा, रेजोल्यूशन कराएगा कि ठीक है आपकी 10 साल की लोन वो 12 साल में वापस करना, आपकी लोन पर 15% ब्याज था, कम करके 12% करते हैं, नया पार्टनर ढूंढ के लाते हैं, ऐसा कुछ रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। मान लीजिए ये मध्यस्थता सफल ना हो तो अल्टीमेटली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपने इस बोरोवर की प्रॉपर्टी को नीलाम करके पैसा रिकवर करेगा। अब ये तो कानून था ही, लेकिन क्योंकि कोरोना के चलते इकोनॉमी में इतना स्लो डाउन है तो स्वाभाविक है बहुत सारे बिजनेस लोन वापस नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में भी ये वाले कानून में सब केस चलाए जाएं तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। इसलिए सरकार ने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को 6 महीने तक स्थगित किया था, सस्पेंडेड, मतलब नया कोई केस यहाँ पर रजिस्टर नहीं होगा। और ये जो 6 महीने की डेडलाइन थी तो 25 दिसंबर को वो ख़त्म हो रही है। तो निर्मला सीतारमन ने कहा कि ठीक है इसको मार्च महीने तक और एक्सटेंड कर देंगे सस्पेंशन। लेकिन ये भी क्या बात है, बॉल बाय बॉल कमेंट। ये मैंने आपको अभी इसलिए पढ़ा है ताकि अब आपको पता चले कि ये मुद्दा है, तो हर 25 बार और लिखते जाएंगे इंडियन एक्सप्लेन वाले, तो हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक फ्यूचर रिटेल नाम की कंपनी जो ये शॉपिंग मॉल वगैरह चलाती थी, वो अपनी कंपनी अमेजॉन को बेचने वाले थे, लेकिन फिर उनका दिल बदल गया तो वो रिलायंस मुकेश अंबानी को बेचने वाले। तो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं कि आपने क्यों कसम तोड़ी वगैरह। तो वो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी, कॉरपोरेट बैटल्स हमारे लिए काम के नहीं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उन्होंने कहा कि भारत का GDP ग्रोथ रेट में इतनी गिरावट आएगी। भाई वो तो IMF, वर्ल्ड बैंक, सब लोग बैठे हैं और रोज़ कमेंट्री मारते रहते हैं। हमने सिर्फ एक ही डेटा तैयार करना है जो अगले साल के इकोनॉमिक सर्वे में आए, सो डोंट वेस्ट टाइम। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने GST कॉम्पेंसेशन के लोन रिलीज़ किए, कुछ काम का नहीं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये ऐसी चीज़ है जिसमें भारत सरकार ने कुछ पैसा डाला है और सब ICICI और दूसरे जो भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर होंगे उन्होंने पैसा डाला है, और ऐसा करके ये NIIF फंड बना। उसमें से वो लोग फिर अलग अलग दूसरे फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो स्वाभाविक है इधर उधर वो काम करते रहते होंगे, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री चले, कुछ काम का नहीं। आप पुराने पेपर देख लीजिए, एकदम बेसिक चीज़ें पूछी जाती है कि कौन है इसका ओनर, कब स्थापना हुई थी, इतने करोड़ इधर उधर इन्वेस्ट किए, वो चीज़ वो पूछते नहीं। सो डू नॉट वेस्ट टाइम। फिर चले पेज 14 स्पोर्ट्स में आज कुछ भी काम का नहीं। सो दैट वॉज द न्यूज़पेपर फॉर ट्यूसडे।